चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ध्यान से देखिएगा कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जेंट लेंस सिस्टम O एंड E। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें हमारा दो कन्वर्जेंट लेंस लगा हुआ है, जिसका नाम हमने क्या दिया है, इसका O, और इसको क्या नाम दिए हैं, E। प्लेस्ड कोएक्सियली इन ए डबल ट्यूब सिस्टम। आपने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो क्या होता है, उसमें डबल ट्यूब होता है और दोनों क्या होती है, कोएक्सियली होती है। उसमें उस सिस्टम पे ये दोनों जो लेंस है वो क्या किया रहता है, फिट किया हुआ रहता है। समझ में आ गया? आगे चलेंगे। द लेंस O इज फिटेड इन द आउटर फिक्स ट्यूब। ये O लेंस है यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो बाहरी का ट्यूब में क्या होता है, फिक्स किया हुआ रहता है। समझ में आ गया? एंड कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, और इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर? एज द लेंस फोकस द ऑब्जेक्ट, ये कहां पे फोकस करता है, ऑब्जेक्ट पे, मतलब जहां पे आप देख रहे हैं जस्ट उसके नीचे ये लेंस लगा हुआ होता है। समझ में आ गया? और ये ऑब्जेक्टिव लेंस किसको फोकस करता है, ऑब्जेक्ट को। जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में ये क्या करती है, फोकस करती है। आगे ध्यान से देखिएगा। इट हैज शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। ये समझिए कि इसका जो रे ऑफ पासिंग यानी कि ये अपने आप में कितना रे को अंदर करा सकता है। क्या समझ में आ गया? कितना रे को अंदर करा सकता है। तो यहां से इसका ये डायमीटर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पूरी लंबाई, इसका अपर्चर कहलाएगा। समझ में आ गया? जहां से हमारी प्रकाश की किरणें उस लेंस में इंटर कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर क्या है, छोटा है। अगर इसका अपर्चर छोटा है तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया? द अदर लेंस E, दूसरा लेंस हमारा क्या है, E है। ऑल्सो कन्वर्जेंट लेंस, वो भी हमारा कैसा लेंस है, कन्वर्जेंट लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस है। एंड ईच ऑफ कंपैरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर, इसके पास में, इसके कंपेयर में लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ होता है। समझ में आया? किसके पास, आईपीस लेंस के पास। इट इज फिटेड इनर स्लाइडिंग ट्यूब, ये कहां पे इसको फिट किया जाता है, अंदर वाला ट्यूब पे, जो स्लाइड करता है ऊपर नीचे आता जाता है, उस ट्यूब में इस लेंस को क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। ई इज कॉल्ड आईपीस, और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, आईपीस लेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पे समझिएगा आप थोड़ा सा कि ए भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां से हमारा बेसिकली दो रे निकला। एक रे इस ऑब्जेक्टिव लेंस का सेंटर से होके गुजरी और एक हमारा टॉप पे गया, और दोनों ये टॉप वाली कहां पे से गुजरा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इस लेंस का फोकस से होकर गुजरा। ध्यान से देखिए, ये इस तरह से। क्लियर? जहां पे ये दोनों रे एक दूसरे को काटती है वहां पे इस ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ। क्लियर? अब ये इमेज किसके द्वारा बनाया गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाया गया। तब ये इमेज अब आईपीस लेंस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ पा रही है? इस लेंस का ऑब्जेक्ट कौन था, ए बी, और इसका इमेज कौन है, ए डैश बी डैश। लेकिन आईपीस लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और फिर ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को, अब क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे इसके लिए, और इस ऑब्जेक्ट का इन लार्ज मैग्निफाइड इमेज क्या बना देगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश। क्लियर हो गया? थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें कि ए से ओ का दूरी, ध्यान से देखिएगा, ए से ओ का दूरी क्या माने हैं, यूओ। यूओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ओ से ए डैश का दूरी को हमने क्या माना, वीओ।
लिए? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और किस लेंस से? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझिएगा कि हमारा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इस डायरेक्शन से हुआ, जबकि हम मेजर इधर से किए, मतलब यू नोट आने वाले समय में माइनस में आएगा, जबकि आपका वी नोट प्लस में आएगा। क्या बात समझ में आया? और इस तरह से आपको इन लार्ज क्या मिल जाता है? एक इमेज मिलता है ए बी का, ए डबल डैश और बी डबल डैश। यहाँ पे और थोड़ा सा जानकारी के लिए लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर होता है लेंस का, वो हमारा एंगल पे पड़ती है, सबटेंडेड एंगल पे पड़ती है, और वो एंगल का नाम हम क्या देते हैं? अल्फा और बीटा। इसलिए जब बाई कंस्ट्रक्शन किए हम किसको? ए डबल डैश और बी डबल डैश को, तो जितना बड़ा आपका क्या है? ए बी है, उतना ही बड़ा हम यहाँ पे क्या कर दिए? कट कर दिए। क्लियर? और यहाँ से बनने वाला ये एंगल आपका क्या हो गया? अल्फा, और ये पूरा एंगल क्या हो गया? आपका बीटा हो गया। क्लियर? चलिए आपको यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। आप देखे होंगे कभी कभार लेंस में क्या प्रॉब्लम होती है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, बिल्कुल, तो वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गया? कुछ आपको धुंधला दिखाई देता है। समझ में आ गया? इसका कारण समझ लीजिए कि क्यों ऐसा धुंधला दिखाई देता है। कि यहां से इतना दूरी से मान के चलिए, ये जो है ना आपका, इसको हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। लेंस कितना बड़ा होता है? इतना ही बड़ा तो होता है, या 1 इंच मान के चलते हैं। तो 1 इंच में मान के चलिए आपका 1000 रे पास हुआ। कितना रे? 1000 रे पास हुआ इस लेंस से। क्लियर? अब इस लेंस से 1000 रे पास हुआ, मतलब इतना बड़ा इमेज का रे पास हुआ 1000। अब इसी रे को ये मैग्नीफाइड करके क्या बना दिया? इतना बड़ा बना दिया। तो इतना बड़ा में 1000 रे, अब इतना बड़ा में 1000 रे। 2000 कैसे? 1000 में है, लेकिन यहाँ पे साइज क्या था? छोटा। छोटा जगह में 1000 इमेज, मतलब रे ऑफ लाइट। अब इतना बड़ा बना, यही रे ऑफ लाइट इस इमेज को बनाया है। तो ये छोटा जगह में 1000 रे ऑफ लाइट, तब ये ज्यादा चमकदार दिख रहा था हमको, छोटा सा। अब वही चीज, यही इमेज हमारा बड़ा सा बना। इस बड़ा सा इमेज को कितना लाइट ने मिलकर बनाया? 1000 लाइट ने ही मिलकर बनाया। तो बताइए कि यहां से यहां जब 1000 लाइट पड़ा, तो सीधे इससे 10 गुना कम हो गया इसका चमक। समझ पाई? इसीलिए हमको कभी कभार क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। अब आया समझ में? क्योंकि जितना लाइट आपका इन हुआ है, उतना ही लाइट का तो आपका क्या फॉर्म हुआ है? इमेज फॉर्म हुआ है। दूसरा लाइट तो नहीं है। यहाँ पे 1000 लाइट इंटर किया, 1000 लाइट से आपका क्या बना? बड़ा सा इमेज बना। जबकि छोटा इमेज में आपका 1000 लाइट, और बड़ा इमेज में भी 1000 लाइट। तो ये ज्यादा चमकीला आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जबकि उसका इमेज कम दिखाई देता है। कारण पता चला? तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? लेंस का अपर्चर को बढ़ाना होगा, उसका दरवाजा को बड़ा करना होगा, तभी तो वहां से ज्यादा की संख्या में क्या घुस पाएगी? रे। ज्यादा लाइट, ज्यादा की संख्या में रे घुसी, तो आपका इमेज क्या बनेगा? चमकदार बनेगा। अब आया समझ में बात? इसीलिए कभी कभार क्या होता है? इमेज हमको धुंधला दिखाई देता है। क्लियर? ये क्वेश्चन कभी कभार आपको जो एक्सटर्नल आएंगे ना एग्जाम पे, वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपको कारण पता चल गया, आपको यही जवाब देना भी है। अब ऐसा ही बोलेंगे वहां पे। क्लियर? चलिए अब थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, इसकी मैग्निफिकेशन पावर की बात कर लेते हैं। किसका बात करें हम? मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए मैग्नीफाइंग पावर, चलिए ध्यान से देखिएगा। कट ऑफ लेंथ ए डबल डैश P इक्वल टू ए बी। यहां पे हमने क्या किया? कट किया। किसको? ए डबल डैश
P किसके बराबर? AB के बराबर है या नहीं है? फ्रॉम कहां से? फ्रॉम A डबल डैश B डबल डैश, यहीं से कट किए हैं? यस सर। बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मैग्निफिकेशन पावर समझिएगा बढ़िया से। हो गया? द एंगल, एंगल क्या है आपके पास में? ध्यान से देखिएगा, ए डबल डैश फिर ई फिर पी इक्वल टू अल्फा है। यस सर। हो गया? अल्फा दिखाई दिया? यस सर। दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा। यही तो है, ये देखिए ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, ए बी के बराबर ही तो है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। हो गया? हैड इट बीन डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, डी मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कितना दूरी पे बना हुआ है? 25 सेंटीमीटर पे बना हुआ है। क्लियर? नहीं समझ में आया? ये डी का मतलब समझ में आता है ना? क्या डी का मतलब? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हाँ, मतलब कि ये यहां से इसका जो दूरी है वो कितना? 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? डाउट है अभी भी? यानी कि ये व्यू आप देख रहे हैं, वही इसका क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम क्या लिखे हैं? डी लिखे हैं। उसका दूरी क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं हम इसको। एक और हमारा एंगल बचा हुआ है, यस सर। है ना? यस सर। कौन सा एंगल बचा हुआ है? बीटा। बीटा इज द एंगल subtended by the image A डबल डैश B डबल डैश। ध्यान से देखिए, A डबल डैश B डबल डैश, यहां से देखिए ये पूरा क्या है आपका? बीटा। क्लियर? मतलब यहां पे लिख सकते हैं एंगल A डबल डैश E B डबल डैश इक्वल टू बीटा। लिख पाए? यस सर। समझ में आया होगा? क्लियर? तो मैग्निफिकेशन पावर को आप रिप्रेजेंट किससे किए हैं? m से। किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। सीधे ये आपको डेफिनेशन में लेके चलता है, मैग्निफिकेशन पावर का डेफिनेशन पे, है ना? दोनों एंगल का रेशियो क्या कहलाता है? इसका मैग्निफिकेशन पावर कहलाता है। रेशियो बिटवीन एंगल subtended by the object and angle subtended by the image are known as magnifying power। समझ में आ गया? आप लिखना इतना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना सा चीज आपके लिए क्या है? सफिशिएंट है। लिखा हुआ है यहाँ पे एंगल सबटेंडेड। क्लियर? और ये इक्वेशन आपको क्या दिखाता है? दोनों का रेशियो को दिखाता है। क्लियर हो गया? चलिए ये क्या था हमारा? m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर क्या है हमारा? स्मॉल एंगल
आप लोग को पता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा, और बीटा इक्वल टू tan बीटा। देयरफॉर m इक्वल टू बीटा के स्थान पे tan बीटा और अल्फा के जगह पे tan अल्फा। tan का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है हमारा, p बाई b। तो इस ट्राइंगल पे जहां पे हमारा बीटा है, उस ट्राइंगल पे p कौन है, a डबल डैश b डबल डैश बाई e डबल डैश e बाई अल्फा, जहां पे एंगल है उसके लिए a डबल डैश p बाई a डबल डैश e। ये दोनों क्या हो गया, कैंसल। क्या मिला हमको, m इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश बाई a डैश p। लेकिन a डबल डैश p किसके बराबर, a b के बराबर। तो m इक्वल टू क्या मिला हमको, a डबल डैश b डबल डैश बाई a b। हम यहाँ पे a डैश b डैश से मल्टीप्लाई भी किए, तो उससे हम क्या कर दिए, डिवाइड भी कर दिए। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तब a डबल डैश b डबल डैश बाई a डैश b डैश, ये किसके लिए था, आईपीस लेंस के लिए, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपीस लेंस। दूसरा क्या मिला हमको, a डैश b डैश बाई ab, ये किसके लिए था, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो फाइनली हमको m इक्वल टू क्या मिला, me प्लस mo। आगे ध्यान से देखेंगे, फॉर mo के लिए मतलब इसके लिए, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ध्यान से देखेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। चलिए ध्यान से देखिए, भी आपका किसके बराबर में, भी नोट के बराबर है क्या, मतलब भी ओ के बराबर, और यू किसके बराबर, यू ओ के बराबर। लेकिन ये हमारा जिस डायरेक्शन से लाइट इंसिडेंट है उसका अपोजिट डायरेक्शन हमने मेजर किया, तो ये आएगा किसमें हमारा, माइनस में आ जाएगा। समझ पाई। अब माइनस में आया तो हमको यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू को रख दें तो एमओ इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, जल्दी बोलिए, एमओ इक्वल टू चलिए एमओ इक्वल टू क्या मिलेगा, ये दोनों में बताइए जल्दी, एमओ इक्वल टू क्या मिलेगा, वी नोट बाई माइनस यू नोट। यहां पे माइनस लगा दीजिए ना, मतलब ओ है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। नहीं समझ में आया, एम ओ, ये क्या है, एम ओ आपका क्या है, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या ये इमेज था, तो इमेज के लिए आप क्या लिखे हैं, वी ओ। ए बी ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या था, इमेज के लिए ऑब्जेक्ट के क्या लिखे हैं, यू ओ। अब भी समझ में नहीं आया, आया, क्लियर। आपको एमओ इक्वल टू क्या मिल जाता है, माइनस वी ओ बाई यू ओ मिल जाता है। क्लियर। थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए इधर, 4 अब किसके लिए, एमओ का हमने निकाला, 4 एमी के लिए। वी नो दैट, आप जानते हैं इसको, आपने इससे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ के रखा है क्या, नहीं पढ़े हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या है, आईपीसी तो था, जो आंख के सामने आप देख रहे थे ऑब्जेक्ट को, देखे है ना, जो सिंपल एक ही लेंस लगा होता है, तो उसका आप मैग्निफिकेशन पावर निकाले हैं, एम इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, लेकिन यहां पे हम एफ की जगह में क्या लिख देंगे, एफ ही, ई फॉर आईपीसी। क्लियर। हो गया। तब एम इक्वल टू, बोलिए आपके पास में क्या है, एमी, ये भी क्या है आपका, कहां गया, एमी। एमी की जगह में क्या लिख सकते हैं, बोलिए 1 प्लस डी बाई एफ ई, फिर इंटू एमओ, एमओ के बदले में माइनस वी ओ बाई
UO। एक बार इसको सुधार के लिख दीजिए, M इक्वल टू माइनस VO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई FE। इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, इसका मैग्निफिकेशन पावर मिल जाता है। क्लियर? थोड़ा सा इसका देख लीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब का लेंथ कितना होता है, समझ पा रही है? तो कितना होता है देख लीजिएगा। लेंथ ऑफ ट्यूब, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर दिए। लेंथ ऑफ ट्यूब किससे रिप्रेजेंट कर दिए, L से। तो ये L किसके बराबर, V नोट प्लस, जल्दी बोलिए, V नोट प्लस UE के बराबर। देखिएगा यहाँ पे, बोलिए U किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, और E मतलब आईपीस। आईपीस का कौन है ऑब्जेक्ट, A डैश B डैश। तो यहां पे आपने क्या लिखा, V नोट, मतलब यहां से लेकर इसका दूरी और यहां से लेकर इसका दूरी। L नहीं कहलाएगा, उतना ही बड़ा तो आपका ट्यूब रहता है। एक सिरा पे ये लेंस रहता है और एक सिरा पे ये लेंस रहता है। क्या नहीं समझ में आया? UE का मतलब क्या समझे आप, ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस। तो यहाँ पे आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, A डैश B डैश। मतलब आप यहां से लेकर ये दूरी को UE मान सकते हैं। तो आपका जो माइक्रोस्कोप होता है उसका जो ट्यूब का लंबाई कितना होता है, यहां से लेकर इतना बड़ा होता है। तो यहां से क्या है आपके पास, VO प्लस UE किसके बराबर, लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर, यानी कि L के बराबर। हो गया। केस 1 आइए, केस 1। रिलैक्स आई। अब आराम से उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तब, समझ में आ गया? उस ऑब्जेक्ट को आप कब आराम से देख सकते हैं, जब उसका इमेज 25 सेंटीमीटर के अंदर पे बना हो तब। समझ में आ गया? आप रिलैक्स आइज मतलब उसको ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करना चाहते हैं आराम से, तो तब ऑब्जर्व कर सकते हैं जब उसका डिस्टेंस कितना में बना हुआ हो, 25 सेंटीमीटर के अंदर पे बना हुआ हो। तो यहाँ पे इस केस में M इक्वल टू क्या मिल जाएगा, D बाई FE मिल जाएगा। क्या मिलेगा, D बाई FE। D मतलब 25 सेंटीमीटर। समझ पा रही है? तब इस केस में M इक्वल टू क्या मिला आपको, बोलिए, माइनस VO बाई UO E। देखो, माइनस VO बाई UO। अब एमी अभी क्या मिला, D बाई FE। ये रिलैक्स आई के लिए था। D क्या है कि इमेज हमारा कहां पे बने, 25 सेंटीमीटर पे बने। ये तो मैग्निफिकेशन पावर था एमी का। देखिए यहाँ पे निकाले हैं ना, आप जान रहे थे एमी, लेकिन रिलैक्स आई के लिए दूरी कितना चाहिए, केवल D चाहिए। तो उसके जगह में क्या लिखेंगे हम, D बाई FE। ये रिलैक्स आई के लिए पूछता है ये भी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, एक ही में पूछेगा। हो गया? चलिए ध्यान से देखिए, और थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। कैसे कंप्लीट होगा चैप्टर, कैसे कंप्लीट होगा चैप्टर? और 2 टॉपिक। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। अपने L इक्वल टू क्या लिखे हैं, V नोट प्लस UE।
क्या है V नोट प्लस यूई। गौर कीजिए इधर, V नोट की अपेक्षा में यूई क्या है, बहुत ही छोटा है। यू की अपेक्षा नहीं, हाँ तो ये बड़ा है, ये छोटा है। समझ में आ गया? मतलब क्या समझे, V नोट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन यूई। अगर ये यूई को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं तो सीधे आपको L इक्वल टू क्या मिल जाता है, V नोट। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो M इक्वल टू, बोलिए V नोट के जगह में L, V ओ या नोट जो भी बोलो, V नोट की जगह में क्या, L बाई यू ओ, फिर D बाई एफ ई। लो for higher magnification, for higher magnification, FO and FE, FO and FE must be small। समझ में आया कि अगर आपको क्या चाहिए, एकदम बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, तब एफी और एफओ को क्या होना होगा, छोटा होना होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आप यहाँ पे हायर मैग्निफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, एफी और एफओ को छोटा करके। समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है।